सर अपने पास IS-38 के पास पेपर्स का जो एरिया है, पास पेपर्स के हैंडआउट में क्वेश्चन नंबर 6 पर आए। पास पेपर्स का क्वेश्चन नंबर 6 स्प्रिंग 2013 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 7 है। 12 मार्क की वेटेज इस सवाल की। कहता है ऑन 1 जनवरी 2012 Top Food Limited acquired a manufacturing right of an assorted range of juice and ice cream from a well-known multinational company for rupees 50 million। 1 जनवरी 2012 पे एक कंपनी ने एक मैन्युफैक्चरिंग राइट एक्वायर किया वाइड रेंज ऑफ जूसेस एंड आइसक्रीम्स को मैन्युफैक्चर करने का एक मल्टीनेशनल कंपनी से 50 मिलियन का। The following are the relevant clauses of the agreement executed between the two companies. The agreement is valid for a period of 5 years and is renewable for another 5 years at a nominal price. ये एग्रीमेंट 5 साल के लिए वैलिड है और फर्दर 5 इयर्स के लिए भी रिन्यू हो सकता है एट अ नॉमिनल प्राइस। द मैन्युफैक्चरिंग राइट आर नॉट ट्रांसफरेबल एंड कैन नॉट बी सबलेट। ये जो मैन्युफैक्चरिंग राइट आपको दिया गया है ये ट्रांसफरेबल नहीं है, इसको सबलेट नहीं किया जा सकता। आफ्टर इरेक्शन ऑफ द प्लांट कंपनी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट ऑन 1 जुलाई 2012। ड्यू टू इंटेंस कॉम्पिटिशन the new product were not able to achieve the desired sales in the first 6 months of their launching। कह रहे हमने प्लांट मैन्युफैक्चर इंस्टॉल करने के बाद इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी 1 जुलाई 2012 पे। इंटेंस कंपटीशन की वजह से ये प्रोडक्ट वो रिजल्ट अचीव नहीं कर सका जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक्सप्लेन विद रीजन हाउ कंपनी शुड अकाउंट फॉर द अबव पेमेंट ऑन 1 जनवरी 2012 एंड 31 दिसंबर 2012। तो 1 जनवरी 2012 और 31 दिसंबर 2012 पे हमने इसको किस तरह से अकाउंट फॉर करना है, जरा सॉल्व करते हैं कुछ सही। यहाँ देखें सर मैं सॉल्व करवा देता हूँ। अब देखें इस सवाल के सॉल्यूशन में, इस सवाल की रिक्वायरमेंट में आपसे कोई जनरल एंट्रीज को डिस्क्लोजर नहीं मांगे गए, बल्कि आपसे कहा गया है एक्सप्लेन विद रीजन हाउ द कंपनी शुड अकाउंट फॉर द अबव पेमेंट्स ऑन 1 जनवरी 2012 एंड 31 दिसंबर 2012 और 8 मार्क की वेटेज, यानी कि हमें ठीक ठाक बातें लिखनी है इस सवाल के सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले तो अगर मैं 1 जनवरी 2012 की बात करूं तो हमने एक मैन्युफैक्चरिंग राइट एक्वायर किया है 50 मिलियन का, 5 साल के लिए वैलिड है, 5 साल के लिए रिन्यू हो सकता है एट अ नॉमिनल प्राइस। और ये मैन्युफैक्चरिंग राइट जो है ये ट्रांसफरेबल नहीं है, सबलेट नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये है कि क्या ये IS-38 के इंटेंजिबल के तौर पे रिकॉग्नाइज हो सकेगा। सर IS-38 इंटेंजिबल एसेट के इस स्टैंडर्ड में हमने इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन ये कवर की है, एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। तो मैन्युफैक्चरिंग राइट है यानी कि इसकी फिजिकल सब्सटेंस तो नहीं है। नॉन मॉनिटरी एसेट यानी कि एसेट की डेफिनेशन मीट करता है। रीजन मीन कि हमने मैन्युफैक्चरिंग राइट एक्वायर किया है तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग राइट है, यानी कि हम इसको कंट्रोल करते हैं और हम इसे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर रहे होंगे। एंड आइडेंटिफाइबल, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग राइट आइडेंटिफाइबल है। सर आइडेंटिफाइबल के लिए दो में से कोई एक बात होना जरूरी है, या तो आपका इंटेंजिबल सेपरेबल हो या फिर ये किसी कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट के नतीजे में एक्वायर हो रहा हो। तो इस सवाल में ये तो बता दिया कि मैन्युफैक्चरिंग राइट ट्रांसफरेबल या सबलेट नहीं किया जा सकता, तो अपेरेंटली ये सेपरेबल तो नहीं है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग राइट आपने एक मल्टीनेशनल कंपनी से एक्वायर किया यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में एक्वायर किया होगा, तो इसका मतलब है ये कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट के नतीजे में एक्वायर हुआ, ये इंटेंजिबल है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये जो मैन्युफैक्चरिंग राइट आया ये एक इंटेंजिबल एसेट है एज पर IS-38, क्योंकि ये इंटेंजिबल की डेफिनेशन मीट करता है। इसको इनिशियली रिकॉग्नाइज करने के लिए आपका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट होना जरूरी है, दैट इज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल एंड कॉस्ट इज रिलायबली मेजरेबल। तो अपेरेंटली यहाँ पे दोनों इनिशियल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं, यानी कि हम इसको इनिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे एट कॉस्ट, और इसकी कॉस्ट क्या होगी 50 मिलियन। तो 1 जनवरी 2012 पे तो हमें ये कंक्लूड करना है इसके डिस्कशन में कि ये इंटेंजिबल है क्योंकि आइडेंटिफाइबल भी है, नॉन मॉनिटरी भी है और फिजिकल सब्सटेंस की है नहीं, और हम इसको रिकॉग्नाइज भी करेंगे क्योंकि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो रहा है। और चूंकि इंटेंजिबल एक सेपरेट एक्विजिशन के नतीजे में एक्वायर किया गया तो इसको हम ओरिजिनली रिकॉग्नाइज करेंगे एट कॉस्ट दैट कंप्राइजेस ऑफ परचेज प्राइस एंड डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। फिर कहता है 31 दिसंबर 2012 पे। अब यहाँ पे थोड़ी ज्यादा डिस्कशन हमें करने की जरूरत है। सर इंटेंजिबल एसेट्स को
सब्सिक्वेंटली मेजर करने के दो तरीके हैं, या तो कॉस्ट मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जब आप इंटेंजिबल एसेट को अमोर्टाइज करते हो तो अमोर्टाइज करते वक्त रेजिडुअल वैल्यू मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम जीरो कंसीडर करते हैं, रेयर सर्कमस्टेंसेस में हम रेजिडुअल वैल्यू को कंसीडर करते हैं जब आपके इंटेंजिबल की या तो एक्टिव मार्केट हो या फिर आपके पास एक थर्ड पार्टी परचेज कमिटमेंट हो कि वो यूजफुल लाइफ पे आपसे इंटेंजिबल एसेट एक्वायर कर लेगा। इसी तरह से IAS 38 का जो रिवैल्यूएशन मॉडल है ये उसी वक्त अप्लाई हो सकता है जब आपके इंटेंजिबल की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो। अगर एक इंटेंजिबल एसेट की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है तो फिर इस केस में इंटेंजिबल एसेट पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई हो सकता है। अगर एक इंटेंजिबल की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर हम इसके ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते। इस सवाल में हमने स्पेसिफिकली बताया था कि इट कैन नॉट बी सबलेट, और एक और लफ्ज इस्तेमाल किया था, और ट्रांसफरेबल। क्योंकि ये सबलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ट्रांसफरेबल नहीं है, इसका मतलब है कि इसकी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब है कि जो ये रिवैल्यूएशन मॉडल है ये अप्लाई नहीं हो सकता। तो अब हम इस इंटेंजिबल को सब्सिक्वेंटली किस पे कैरी करेंगे? कॉस्ट मॉडल। जब आप इंटेंजिबल को कॉस्ट मॉडल पे कैरी करते हो तो आप इसको कैसे कैरी करते हो? कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लेस एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। अब सवाल ये क्रिएट होता है अमोर्टाइजेशन। सर अमोर्टाइजेशन हम चार्ज करते हैं ओवर यूजफुल लाइफ, और यूजफुल लाइफ यहां पे इन द फॉर्म ऑफ लीगल लाइफ रिप्रेजेंट हुई है। अब लीगल लाइफ ओरिजिनल तो हमारे पास कितनी है? 5 साल, लेकिन एक्सटेंडेड पीरियड हमारे पास एक्सटेंडेड पीरियड अवेलेबल है एट नॉमिनल फी, तो इन दोनों को हम यूजफुल लाइफ का पार्ट, लीगल लाइफ का पार्ट बना रहे होंगे। सेकेंडली, अब अमोर्टाइजेशन स्टार्ट होगी व्हेन द इंटेंजिबल इज अवेलेबल फॉर यूज। और ये अवेलेबल फॉर यूज कब हो रहा है? सर हमने एक्वायर किया है 1 जनवरी 2012 पे, लेकिन इससे पर्टेनिंग जो प्लांट है वो हमारा कब इंस्टॉल हुआ है? 1 जुलाई 2012 पे। तो यानी इस इंटेंजिबल की अगेंस्ट हम मैन्युफैक्चरिंग राइट स्टार्ट कब कर सकते हैं? 1 जुलाई 12 पे। ऐसा ही है। इसका मतलब है कि इन सारी बातों को मिला जुला के जो हमारे पास लाइफ इसकी है वो 10 ईयर्स नहीं बल्कि 9.5 ईयर्स, क्योंकि 6 महीने तो आपने प्लांट ही इंस्टॉल करने में जाया कर दिए ना। आपने एक मैन्युफैक्चरिंग राइट एक्वायर कर लिया 1 जनवरी 12 पे 10 सालों के लिए, लेकिन आपके पास प्लांट ही कब आया? 1 जुलाई 12 पे। तो एक्चुअली ये 9.5 ईयर्स की लाइफ पे अमोर्टाइज हो रहा होगा। देखिए 1 जनवरी 2012 पे आपने एक मैन्युफैक्चरिंग राइट एक्वायर किया 10 सालों के लिए, आपने एक्वायर 1 जनवरी 2012 पे कर लिया था, लेकिन हम डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन स्टार्ट कब करते हैं? व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। और एसेट अवेलेबल फॉर यूज कब होगा? जब हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी, तभी तो इस मैन्युफैक्चरिंग राइट को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो थर्ड पैरा में लिखा है कि हमने प्लांट कब इंस्टॉल किया है? 1 जुलाई 12 पे, यानी कि ये अवेलेबल फॉर यूज हुआ है 1 जुलाई 12 पे। अब 1 जुलाई 12 तक 6 महीने तो वैसे ही जाया कर दिए, तो अब जो रिमेनिंग इसकी लाइफ रह गई वो कितनी रह गई? 9.5 ईयर्स। फिर यहाँ पे एक और बात करनी है कि ईयर एंड पे, क्योंकि ये कह रहा है कि हमारा प्रोडक्ट वो सेल अचीव नहीं कर पाया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारा प्रोडक्ट वो सेल अचीव नहीं कर पाया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसका मतलब है ये एक एक्सटर्नल इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट है, यानी कि अमोर्टाइजेशन के बाद हमें इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग भी करना होगी। अमोर्टाइजेशन के बाद हमें इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग भी करना पड़ेगी। तो ये सारी बातें मैंने तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बुलेट्स में लिख दी, आपको थोड़ा प्रॉपर इसको थ्योरेटिकली जॉट डाउन करना पड़ेगा। मेरे पास इसका आईकेप का सोल्यूशन भी आ रहा है, मैं रीड करता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो कि इसके सोल्यूशन को हमने ड्राफ्ट किस तरह से करना है। ये सोल्यूशन मैंने आपके सामने ओपन किया है। सबसे पहले कहता है ऑन 1 जनवरी 2012, दैट इज इनिशियल रिकॉग्निशन, IAS 8 allow recognition of IAS 8 allow recognition of an identifiable non-monetary asset without physical substance as an intangible subject to fulfillment of following condition.
It is probable that future economic benefit that are attributable to the asset will flow towards the entity and the cost of the asset is reliably measurable. Since the right acquired by the company meet the definition, it should be recognized as an intangible asset which should be initially measured at cost. तो पहले तो इन्होंने ये बात कर दी. फिर on 31 December 2012, that is subsequent to initial recognition, IAS 38 permit an entity to adopt cost model or evaluation model at its accounting policy. However, the revaluation model can only be adopted if the intangible are traded in an active market. As the right cannot be sold, the revaluation model cannot be used. कह रहे वैसे तो एंटिटी के पास दो ऑप्शंस होते हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल उसी केस में अप्लाई होता है जब एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो. हमने ये जो राइट एक्वायर किया ये सबलेट या ट्रांसफरेबल नहीं है, तो इस वजह से हम इस पर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते. The cost model requires the intangible to be carried at cost less accumulated amortization less accumulated impairment. Amortization shall begin when the utilization of the right start, that is 1st July 2012. As required by IAS, residual value of the intangible with finite useful life would be assumed as zero. कह रहा है चूंकि इस इंटेंजिबल की एक्टिव मार्केट नहीं है तो कॉस्ट मॉडल में भी हम इसकी रेजिडुअल लाइफ को जीरो कंसीडर कर रहे होंगे. IAS 38 includes renewal period in the useful life if there is evidence to support renewal by the entity without significant cost. Therefore, the amortization should be systematically over the useful life of 9.5 years. कहता है IAS 38 इजाजत देता है कि आप रिन्यूअल पार्ट को भी, रिन्यूअल पीरियड को भी यूजफुल लाइफ का पार्ट बनाएं अगर इस बात का एविडेंस है कि हम रिन्यूअल विदाउट सिग्निफिकेंट कॉस्ट कर सकते हैं. तो देयरफॉर जो हमारे पास 1 जुलाई 2012 से लाइफ स्टार्ट होगी उसकी जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है वो 9.5 साल है. और लास्ट कहता है an impairment review shall also be undertaken at year end because the failure to achieve the desired result is an indication that the new product may not generate economic benefit and therefore the value of the intangible might have been impaired. और फिर इसने impairment का एक जिक्र कर दिया है. क्या ये समझ आता है हमें? सर इसी सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर बी पे आते हैं. पार्ट बी भी हमारे पास आसान सा पार्ट है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं. कहता है ऑन 1 जनवरी 2012 Matchless Enterprises Limited acquired research data along with partially developed product design from a company at 2 million. Research cost is 0.5 million and development cost is 1.5 million. 1 जनवरी 2012 पे एक कंपनी ने एक रिसर्च डाटा और पार्शियली डेवलप प्रोडक्ट डिजाइन एक्वायर किया 2 मिलियन का. इस 2 मिलियन में 0.5 रिसर्च कॉस्ट क्या है, 1.5 डेवलपमेंट कॉस्ट क्या है. क्या करेंगे इसका? सर 0.5 रिसर्च कॉस्ट को हम एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे क्योंकि ये कंडक्टेड रिसर्च नहीं है, ये एक्वायर्ड रिसर्च है. एक्वायर्ड रिसर्च डेवलपमेंट हम कंप्लीटली कैपिटलाइज कर रहे होंगे. फिर कहता है द प्रोडक्ट वाज डिजाइन्ड हैंडेड ओवर टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन 1 नवंबर 2012. सब्सिक्वेंट टू द एक्विजिशन कंपनी इनकर्ड 0.7 million on the research and 2.5 million on the development and finalization of the product. It is expected that this product design would provide economic benefit to the company for the next 5 years. कह रहा है जब हमने ये partially completed research and development acquire की 2 million की तो ये हमने अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दी. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने इस पे फर्दर 0.7 million रिसर्च पे और 2.5 million डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर किया और ये अगले 5 साल तक यूज हो सकेगा. अब मैंने इन हाउस जो रिसर्च की है ये एक्सपेंस आउट होगी और मैंने इन हाउस जो डेवलपमेंट की है ये कैपिटलाइज होगी अगर कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट होता है. प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन. हमें जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए. तो एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी है, सिर्फ आसान सी जनरल एंट्रीज मांगी है. यहां देखिए मैं बना देता हूं एंट्रीज. क्वेश्चन नंबर 7B ऑफ स्प्रिंग 2013. कंपनी का नाम क्या है? सर सबसे पहले हमने 1 जनवरी 2012 पे पार्शियली कंप्लीटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्वायर किया तो इसको मैं एज इंटेंजिबल एसेट कैपिटलाइज कर लूंगा. दैट इज 2 मिलियन. फिर हमने ईयर एंड पे आई गेस 1 नवंबर पे
खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा किया, तो हमने जो रिसर्च पे खर्चा किया ये हमारी रिसर्च कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगी 0.7, और जो हमने इसकी डेवलपमेंट पे खर्चा किया ये हमारे पास 2.5 कैपिटलाइज होगा, तो टोटल आ गया मेरे ख्याल है 3.2 मिलियन। सिंपल सी दो जनरल एंट्रीज बनानी थी इस सवाल में। कॉपी करें सर यहाँ तक, तो ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। सर अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं करेंगे, अमोर्टाइजेशन भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो पढ़ के लग रहा है ना कि हमने 1 नवंबर 2012 पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया और फिर जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि 1 नवंबर पे ही ये अवेलेबल फॉर यूज हो गया था, तो यस वो नवंबर दिसंबर 2 महीने का अमोर्टाइजेशन भी चार्ज कर दे। तो फिर इस केस में क्या होगा, यहाँ देखें, मैं समझ रहा हूं कि ये एक्विजिशन से बाद से लेकर 1 नवंबर तक हमने काम कर दिया, इसके बाद ये प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर यूज हो गया, यानी कि फिर ईयर एंड पे 31 दिसंबर 2012 पे हमें अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, ये अगेन मेरी अजम्पशन पे कि मैं सवाल को किस तरह से रीड कर रहा हूं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ईयर एंड तक ये डेवलप हुआ है तो फिर आपको अमोर्टाइजेशन चार्ज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि इस पॉइंट तक ये डेवलप हो गया और अब हमने इसको स्टार्ट भी कर दिया, तो फिर 4.5 2 मिलियन ये वाले, 2.5 मिलियन ये वाले, 5 साल की लाइफ और नवंबर और दिसंबर 2 महीने का अमोर्टाइजेशन। कितना आ रहा है? 0.15। तो ये एंट्री मेरी एस्टिमेट पे कि मैं कब इसकी अवेलेबिलिटी कंसिडर कर रहा हूँ। कॉपी कर लेंगे सर इसे।